हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट करा था कि 1947 में हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी थी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को वही बात पढ़नी है। तो इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने इस पूरे चैप्टर की एक समरी बताई थी कि भाई 1947 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, 1947 में हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था। और इसके पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि स्पेशली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था 1947 के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1947 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे को पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हाल थे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर हम आज देखेंगे ना इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर हर चीज की इंडस्ट्री है। चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप आयरन स्टील इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप कैपिटल गुड्स में किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री ले लो, फर्नीचर की इंडस्ट्री ले लो। आज ना इंडिया में हर चीज़ की इंडस्ट्री है। बस फर्क इतना है कि कुछ चीज़ों की इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो है और कुछ चीज़ों की इंडस्ट्री जो है थोड़ी पिछड़ी हुई है। मतलब कि इंडस्ट्री है लेकिन, और इंडस्ट्री में आज इंडिया के अंदर लगभग 25% जो हमारा वर्क फोर्स है उसको 25% लोगों को लगभग इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी कि वो अपनी लिविंग्स वहीं से कमा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ग्रो है इंडिया की इंडस्ट्री आज़ादी के बाद। मतलब हमने 75 ईयर्स में अपनी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी इंडस्ट्री की हालत कैसी थी, तो उसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं उससे पहले हम थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब अंग्रेज हमारे देश में आए नहीं थे तो अंग्रेजों के आने से पहले ना हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब होता है जो हाथ से बनी हुई स्पेशल चीज़ें होती है, जैसे हाथ से बने हुए बर्तन होते हैं, हाथ से बने हुए फर्नीचर, हाथ से बने हुए कपड़े, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से बनी होती, वो ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इंडिया के अंदर बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स की। इंडिया के बहुत सारे लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था और प्लस इंडिया उसमें बहुत सारा सामान उसको एक्सपोर्ट भी करता था, यानी कि फॉरेन में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अंग्रेज हमारे देश के अंदर जब वो आए थे तो वो आए किस पर्पज़ से थे, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजों का इंडिया में आने का 2 मेन पर्पज़ था। पहला वो क्योंकि इंडिया के अंदर से ना रॉ मटेरियल चाहते थे। इंडिया के अंदर चाहते थे कि हम इंडिया का रॉ मटेरियल ले लें। इंडिया का रॉ मटेरियल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए यूज़ होता था। भाई जो लकड़ी है वो हैंडीक्राफ्ट्स में यूज़ होगी, जो कच्चा कपड़ा है वो हैंडीक्राफ्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सारा हमारा हैंडीक्राफ्ट की जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था। अंग्रेज हमारे देश में आए थे रॉ मटेरियल की तलाश में, क्योंकि अंग्रेजों के ब्रिटेन के अंदर ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और वहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत डिमांड थी। तो वो दुनिया के अलग अलग देशों में भटकते रहते थे, तो इंडिया में भी आए थे रॉ मटेरियल के लिए मेनली वो। तो उन्हें हमारे देश की इंडस्ट्री को खत्म करना था, तो उन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्री को खत्म करा, जिससे उनको रॉ मटेरियल मिल गया बहुत ही सस्ते दामों पे। दूसरा, वो उस रॉ मटेरियल से ब्रिटेन में ले जाते, सामान बनाते, जिससे ब्रिटेन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और वही सामान लाकर हमारी मार्केट में बेच देते। तो इंडिया को 2 लॉस हुआ। एक तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। इंडिया का रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट होने लगा, बहुत तेजी से इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर जाने लगा। और दूसरे नंबर की बात, इंडिया को उन्होंने एक बस मार्केट की तरह एक्सप्लॉइट करा, यानी मार्केट की तरह यूज करा। तो यही क्वेश्चन 1947 में ये देखा गया कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां पे समझाया जाएगा। द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड वॉज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस वर्ड का मतलब समझना है कि हमें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता क्या है। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब अंग्रेज हमारे देश में आए ना तो हमारे देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स। तो जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज करना शुरू करा, तो ऐसा नहीं कि वो हैंडीक्राफ्ट्स को सीधा अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई आज से कोई हैंडीक्राफ्ट्स नहीं बनाएगा, हैंडीक्राफ्ट्स बिकने बिल्कुल बंद। अगर वो ऐसा करेंगे तो इंडियंस जो थे वो सारे जो है ना सड़कों पर उतर जाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करी, मतलब उन्होंने एक ऐसे कानून बनाए जिससे अपने आप ही मार्केट के अंदर से हैंडीक्राफ्ट्स क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो हैंडीक्राफ्ट्स को ना उन्होंने डायरेक्ट बंद नहीं करा, बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स को बंद करने के लिए उन्होंने लॉ यानी कि कानून का इस्तेमाल करा। इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि इंडिया की इंडस्ट्री को उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, यानी कि इंडिया के अंदर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडिया के इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से बंद करा। क्यों बंद करा? एक्सप्लॉइट द इंडियंस वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि उनको
इंडिया का रॉ मटेरियल चाहिए था और क्या चाहिए था, इंडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए था, जैसे कि रिफाइन हो गया, जैसे कि कच्चा लोहा हो गया, ये सब उनको चाहिए था, प्राइमरी प्रोडक्ट। इट वॉज रिक्वायर्ड टू fulfill the emerging needs of industrial input in the wake of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द ब्रिटेन के अंदर ना बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो लोग अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगे थे। अब आपको पता है कि अगर किसी भी देश में इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ेगा तो वहां पर रॉ मटेरियल की डिमांड पड़ेगी, और ब्रिटेन में इतना रॉ मटेरियल नहीं था, तो वो दुनिया के अलग अलग देशों में भटकते रहते थे। इंडिया में भी आए क्योंकि इंडिया के पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल था। पर इंडिया उनको अपना रॉ मटेरियल कैसे दे देता, क्योंकि इंडिया तो अपना रॉ मटेरियल खुद ही इस्तेमाल करता था हैंडीक्राफ्ट्स में, तो उन्होंने हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स पे ही फिर अटैक करना शुरू कर दिया। तो पहले लाइन में ये बात बताई गई कि इंडिया की इंडस्ट्री का सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल हमारा चाहिए था और हमारे देश का प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए था। किस चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए? उनके देश में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि वहां पर जो रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो सामान बनेगा दोबारा वो इंडिया के अंदर ही लाकर बेचा जाएगा ताकि इंडिया की मार्केट से फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए ना, अगर इससे देखा जाए तो इंडिया वालों को नुकसान क्या हुआ? इंडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट होने लगा, हमारे देश के रिसोर्सेज बहुत तेजी से कम होने लगे। दूसरा, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स बंद हो गया जिससे बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। और तीसरा, हमारे देश की जो मार्केट है उसको इस्तेमाल किया जाने लगा ब्रिटेन के द्वारा, यानी हमारे देश का पूरा प्रॉफिट जो हमारे देश के ट्रेडर्स को मिलना चाहिए, हमारे देश के मैन्युफैक्चरर को मिलना चाहिए, अब वो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स को जा रहा था। ठीक है, दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, अब ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करा? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। स्लो प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, दो चीजें करी गई सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। पहला, किसी भी तरीके से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करा। हमारा हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होगा तो हमारे देश के अंदर जो भी चीजें बनती थी अब वो बननी बंद हो जाएंगी, तो हमारा पूरा रॉ मटेरियल बच जाएगा। अब वो रॉ मटेरियल बचेगा तो ब्रिटेन वालों से बहुत ही कम दामों में हमसे खरीदने लगेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने हमारे देश की जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनको ग्रो ही नहीं होने दिया। अगर हमारे देश की मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रो हो जाती तो हमारे देश के लोग अपना रॉ मटेरियल खुद ही इस्तेमाल करने लग जाते, हमारी मार्केट में हमारा ही सामान बिकता, जो कि ब्रिटेन वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये दो बातें यहाँ पे याद रख लेना है कि अगर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो लिखेंगे कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। क्यों किया गया था? इस वजह से सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करा गया? हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म किया गया और मॉडर्न इंडस्ट्री को इंडिया की बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे खत्म किया गया, ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कैसे करा ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। सबसे पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये पॉलिसी कैसी थी मैं आपको समझाता हूं। इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट्स बनेगा वो इंडिया के अंदर बिकेगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स पे ना बहुत ज्यादा टैक्स लगाओ। सिंपल बोले तो इतना टैक्स लगाओ कि इंडिया में महंगा हो जाए, और प्लस जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले यानी हैंडीक्राफ्ट्स बाहर ले जाकर बेचते हैं उस पर इतना टैक्स लगा दो कि बाहर भी वो महंगा हो जाए। ना तो इंडिया में बिकेगा ना बाहर बिकेगा, ना तो हैंडीक्राफ्ट्स बाहर बिकेगा ना इंडिया में बिकेगा, ना तो अपने देश में बिकेगा ना एक्सपोर्ट होगा। तो हैंडीक्राफ्ट्स अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होंगे तो फिर आपको पता है हमारा रॉ मटेरियल बच जाएगा। दिस पॉलिसी अलाउड टू फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया। इंडिया के अंदर से ना अंग्रेज हमारे देश का रॉ मटेरियल बिल्कुल टैक्स फ्री होकर लेके जाया करते थे, यानी कि बहुत ही कम कॉस्ट पे लेके जाया करते थे। फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन मेड गुड्स टू इंडिया। क्या पॉलिसी थी कि ब्रिटेन से जो सामान आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा जिससे वो सस्ता रहेगा, और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है उस पर टैक्स लगेगा जिससे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट महंगा होगा, तो मार्केट में कौन सा बिकेगा? जो ब्रिटेन से आया हुआ सामान होगा। ठीक है, इंपोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन दियर एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला ये जो पॉलिसी थी ये बहुत खराब पॉलिसी थी, एक तरह से डबल टैक्सेशन पॉलिसी थी कि इंडिया की चीजों के ऊपर टैक्स डबल लगाओ, ज्यादा लगाओ, और ब्रिटेन मेड गुड्स जो है उसके ऊपर टैक्स कम लगाओ या फिर ना के बराबर लगाओ। लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। हैंडीक्राफ्ट्स के खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन था कि मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे बहुत ही कम रेट के थे। रीजन क्या था कि ब्रिटेन से जो सामान आता था, ब्रिटेन को जो गवर्नमेंट थी वो उसके ऊपर टैक्स बहुत कम लगाती थी, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स था उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता तो वो महंगा हो जाता था।
तो ब्रिटेन से आने वाला जो सामान है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता था, जिसकी वजह से इंडिया के लोग उसको क्या कर रहे थे, प्रीफरेंस दे रहे थे। और जो हमारा सामान था वो उनके साथ क्या नहीं कर पा रहा था, कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटेन मेड गुड्स डिक्लाइन द डिमांड ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स। हमारा हैंडीक्राफ्ट्स उनके ब्रिटेन मेड गुड्स का कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। इट लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हैंडीक्राफ्ट्स के खत्म होते इंडिया में बहुत ही मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। ठीक है, अगले नंबर पे चेंजिंग टेस्ट एंड प्रीफरेंस। अच्छा, इंडिया के जो लोग थे ना, इंडिया का कल्चर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया के कल्चर में भी ना धीरे धीरे चेंज दिखने लगा। तो ब्रिटेन के लोग ऐसा होता है कि भाई जैसे पहले राजा लोग हमारे देश में राज करते थे, तो राजा का जो इन्फ्लुएंस था ना वो जनता के ऊपर होता था। राजा जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था तो जनता भी इन्फ्लुएंस होकर उन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। अब क्या हुआ कि अंग्रेज हमारे देश में आए तो राजा अंग्रेजों से हारने लगे, धीरे धीरे राज दरबार जो है वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। अब जब वो खत्म होने लगे तो राजा ही नहीं थे, तो फिर प्रजा इन्फ्लुएंस कैसे होगी। और जो उस टाइम के इंग्लैंड के जो भी लोग थे, अधिकारी थे या गवर्नमेंट थे, वो मशीन मेड्स गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, तो इंडियंस उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, इंडिया की जो जनरेशन थी उनसे इन्फ्लुएंस हो रही थी, और इसीलिए मशीन मेड गुड्स जो है मार्केट के अंदर पॉपुलर होता जा रहा था। यानी कि मार्केट का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो किसकी तरफ जा रहा था, मशीन मेड गुड्स की तरफ। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पीपल वर शिफ्टिंग in favor of British product, which led to increase the demand of British product in Indian market। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया के अंदर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गया। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सबसे पहले इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करा गया। दूसरा, इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ना उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि अगर इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री आगे बढ़ती तो फिर क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंडियंस ही इस्तेमाल करने लग जाते, जिससे ब्रिटेन वालों को फिर से रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाता। तो मॉडर्न इंडस्ट्री को हमारे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सबसे पहला लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ जो था वो बहुत ही ज्यादा कम था ड्यूरिंग द सेकंड हाफ की जगह यहां पर फर्स्ट हाफ लिख लेना, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक ही उन्होंने हमारे देश पर राज करा। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्री बिगेन टू टेक द रूट इन द इंडिया। इंडिया की इंडस्ट्री ने अपनी जड़ें फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जमा ली थी, यानी कि इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस थी रिमेन वेरी स्लो, बहुत ही ज्यादा धीमी थी। इंडिया के अंदर कॉटन इंडस्ट्री, जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स, ये सारी चीजें यानी कपड़ों की इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री कुछ कुछ आ चुकी थी, बस उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो इसमें पूरे में यही बातें बताई गई। द कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस। ज्यादातर जो कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स थी वो इंडियंस के द्वारा ही चलाई जाती थी। लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नेमली महाराष्ट्र और गुजरात और महाराष्ट्र जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों की फैक्ट्रियां, कारखाने वहां पर हब था, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस थी, उनका जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था। तो यहां पर यही बात बताई गई है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी जो थी वो भी हमारे देश में स्टार्ट हो चुकी थी। बिगिनिंग इन द 20th सेंचुरी, वो भी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। 1907 के अंदर इंडिया के अंदर टाटा जैसी बड़ी कंपनी की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि इनकी जो ग्रोथ थी ना वो बहुत ज्यादा धीमी थी। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा कम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट देयर ग्रोथ रेट वॉज वेरी स्लो। 1935 तक इंडिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया के अंदर बहुत सारी और कंपनियां आ गई थी, शुगर की, सीमेंट की, पेपर की, लेकिन इनकी जो ग्रोथ थी ना स्टिल बहुत ज्यादा कम थी। तो इसके अंदर ये बात बताई गई है। अगले नंबर पे यहां पर बताया गया है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर ना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब कि जो मशीनें बनाती हैं बड़ी बड़ी, है ना, प्लांट्स बनाती है, ऐसी फैक्ट्रियां और कंपनियां हमारे देश के अंदर बहुत कम थी। क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री किसी देश में बढ़ेगी तो फिर और इंडस्ट्रीज देश में धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी जब तक अंग्रेजों ने हमारे देश में राज करा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी।
हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी वो जीडीपी के अंदर बहुत ही ना के बराबर क्या कर रही थी, कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो इसके अंदर यही चीज लिखी गई है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सरकार पब्लिक सेक्टर जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर, रेलवे के ऊपर बहुत ही स्लो काम कर रही थी या फिर बिल्कुल ना के बराबर काम कर रही थी। तो इस पार्ट के अंदर 1947 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था मैंने आप लोगों को समझा दिया। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हमारे देश की इंडस्ट्री का सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा चुका था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, और हमारे देश की मॉडर्न इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला 1947 में हमारे देश की इंडस्ट्री का हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था, कोई एम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं था। देश की सारी पॉपुलेशन इसी वजह से कहां पर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।